हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक एमएल। तो जैसा कि आप सभी ने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने कवर किए थे कुछ बेसिक्स 2025 के इंटरव्यू क्वेश्चंस जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। एंड आज हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं मोस्ट एडवांस इंटरव्यू क्वेश्चंस, जिसकी मदद से आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हो जाओगे एक इंटरव्यू देने के लिए। तो चालू करते हैं बिना किसी देरी के। एंड मेक श्योर गाइस प्लीज़ लास्ट तक देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि होने वाला है व्हाट इज रैग एंड हाउ कैन बी सोल्व प्रॉब्लम विद द रैग। ठीक है, मेजर प्रॉब्लम्स विद द रैग। तो बेसिकली रैग होता क्या है, सबसे पहले रैग को समझते हैं। तो नॉर्मली जब एलएलएम ट्रेन होता है, ठीक है, कुछ एक स्पेसिफिक डेटा पे ट्रेंड होता है वो, ठीक है। बट अभी का कि अभी हमारा टाइम तो कांस्टेंट नहीं है, टाइम तो बढ़ता ही रहेगा, टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। हमारा डेटा है वो अपडेट होते जा रहा है, अपडेट होते जा रहा है, और नई नई न्यूज़ आ रही है, नई नई इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि जिस डेटा पे वो ट्रेंड हुआ है हमारा मॉडल, ठीक है, वो डेटा कोई अलग है और जो हमारे पास डेटा है वो कुछ अलग है, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंस हो गया डेटा का। तो अभी क्या होगा कि आप जब उस एलएलएम से कुछ क्वेश्चन पूछोगे लेटेस्ट डेटा से उठा के, तो वो नहीं बता पाएगा। वहाँ पे वो क्या करेगा, हेलुसिनेशन करेगा, क्योंकि उसके पास तो एक्चुअल डेटा है ही नहीं जिस पे वो ट्रेंड हुआ है ना। तो उस केस में क्या करते हैं, हम थोड़ा सा ना डोमेन को एक्सपेंड करते हैं। तो हमारे पास ज़रिया रहता है कि हम या तो फाइन ट्यूनिंग कर दें, ठीक है, या फिर हम एक रैग लगा दें। तो रैग ना बहुत ज़्यादा प्रॉपर अप्रोच है, जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी एक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, यानी कि टेक्स्ट फाइल, सीएसवी फाइल्स, पीपीटी, पीडीएफ। तो किसी भी एक डॉक्यूमेंट को हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट से अगर हमें कुछ क्वेश्चन आए करना है तो एकदम हम रैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एक रैग एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, जिसमें हम डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं और डॉक्यूमेंट का कंटेक्स्ट बनाते हैं, उस कंटेक्स्ट को एलएलएम को दे देते हैं एंड एलएलएम हमको वो एज अ रिफ्रेश्ड आंसर बताता है, ठीक है। तो रैग में जो मेजरली पार्ट रहते हैं क्या रहता है कि एक डॉक्यूमेंट रहता है, डॉक्यूमेंट्स को चंक में कन्वर्ट करते हैं, चंक्स को हम एम्बेडिंग में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन उस एम्बेडिंग्स को हम एक वेक्टर डीबी के अंदर स्टोर करते हैं, एंड फिर वेक्टर डीबी से हम रिट्रीवल करते हैं। तो रिट्रीवल में क्या होता है कि जो आपके चंक्स हैं, जो सिमिलर रिजल्ट्स हैं, जो आपने क्वेश्चन पूछा उससे जो सिमिलर सिमिलर मैच होकर रिजल्ट्स आए हैं, उसको हम एलएलएम की कंटेक्शन की प्रॉम्प्ट में दे देते हैं, वो हमको एक आंसर बना के ले आता है, ठीक है। तो ये होता है रैग। अब आता है कि व्हाट आर द मेजर इश्यूज दैट वी सी इन द रैग। तो रैग में मेजर इशू क्या आते हैं, तो बेसिक से जाने। तो जब हम डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हो सकता है आपने जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है उसके अंदर आपके पास इमेजेस हो, टेबल्स हो, ग्राफिक्स हो, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि आपने जब डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया तो आप एक सिंपल रीडर यूज़ कर रहे हैं जो कि इमेज रीड नहीं कर पा रहा है या टेबल रीड नहीं कर पा रहा है ठीक से, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जो आपका डेटा गया है वो तो अधूरा गया है, एंड आप जो आंसर क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो किस में से पूछ रहे हैं, वो इमेज में से पूछ रहे हैं। तो इस केस में तो कभी आपका आंसर आएगा ही नहीं। तो दैट्स वाई देयर वी हैव टू ट्विक द पाइपलाइन। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे एक ओसीआर मॉडल लगा सकते हैं या विजन मॉडल लगा सकते हैं, जिससे हम इमेज के अंदर से टेक्स्ट निकाल सकें या ग्राफ के अंदर से हम टेक्स्ट निकाल सकें, ठीक है। एंड उसको फिर हम चंक बना के एम्बेडिंग बना देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये तो एक मेजर इशू था जो रैग में हमेशा आता है। और सेकंड आता है कि आपका चंकिंग का। हो सकता है कि जो आपके चंक्स बने हो वो ठीक से ना बने हो, ठीक है। एक सेंटेंस को वो बीच में से ही तोड़ दे रहे हैं जिससे उसका मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं, जो अपनी चंकिंग है उसको थोड़ा बेटर बना सकते हैं आप, ठीक है। उसमें आप ओवरलैप सेट भी कर सकते हो, ठीक है। ओवरलैप सेट करके आप देख सकते हो कि भाई मेरा जो चंक है वो प्रॉपर बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। और डिफरेंट टाइप ऑफ चंकर्स आते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि सिमेंटिक, रिकर्सिव, ठीक है। तो आप इनका इस्तेमाल करके भी उसको थोड़ा सा एक्यूरेट बना सकते हो। तो ये तो मेजर प्रॉब्लम थी जो रैग की हम सोल्व करते हैं। एंड एक और तरीका है जिससे हम रैग की प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, जो कि होता है री रैंकिंग। तो री रैंकिंग में क्या करते हैं, कोई छोटा एलएलएम मॉडल लगा देते हैं जो हमारे चंक्स होते हैं, रिट्रीवल चंक्स होते हैं, उसको हम री रैंक कर देते हैं, एंड जो उनका स्कोर होता है ना वो फिर उसी हिसाब से आता है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलैरिटी मैच हो हमारा उसमें, ठीक है। तो ये सब तरीके हैं कि रैग के इश्यूज़ को ठीक करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं व्हाट इज़ एमसीपी, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है इस टाइम पे, मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल होता क्या है, तो मॉडल कंट्रोल प्रोटोकॉल को आप इस तरीके से समझिए कि आपके पास कोई थर्ड पार्टी एपीआई है, थर्ड पार्टी टूल है, ठीक है। तो उसमें आपके पास बहुत सारी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है कि भाई आपको गेट करने के लिए ये वाली एपीआई है, पोस्ट करने के लिए ये वाली एपीआई है, पुट करने के लिए ये वाली एपीआई है। बट आपको अगर किसी भी एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट करना पड़ेगा या एलएलएम के अंदर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो आपको हर एक एपीआई को पढ़ना पड़ेगा और उसके यूज़ केस को पढ़ना पड़ेगा। तो
MCP में ये नहीं होता, MCP इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल द APIs, और ये कह सकते हैं थर्ड पार्टी टूल का एक सेट बन गया MCP, काइंड ऑफ अ USB-C। ठीक है, तो उसको बस आपको लगाना है, प्लग करना है। ठीक है, LLM के साथ, LLM आपने अब डिसाइड करिएगा मेरे को कौन सी API कॉल करनी है, कौन सी नहीं करनी। आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़नी किसी भी APIs की, वो सब अपने आप काम करेगा। जस्ट आपको उसको प्लग करना है एंड वो आपका काम करेगा। तो MCP सर्वर वन क्लाइंट का यहाँ पे सिस्टम होता है। ठीक है, तो आपको बस सर्वर को क्लाइंट से अटैच करना है, तो आपका काम बन जाएगा। तो ये होगा आपका MCP। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो क्या होने वाला है हमारा, व्हाट आर द एक्टिवेशन फंक्शंस। तो एक्टिवेशन फंक्शन होते क्या हैं? अब मैं आपको ना बहुत ज़्यादा नॉर्मल वे में समझाऊंगा एक्टिवेशन फंक्शन होते क्या। ठीक है, तो एक्टिवेशन फंक्शन को आप ऐसे समझिए कि एक तरीके का ना ये स्विच हो गया, ऑन ऑफ करने वाला स्विच हो गया, कि अभी तक यार मेरा सारी चीज़ एकदम सीधे सीधे चल रही है, बट जैसे ही मैंने वो स्विच दबाया ना, तो मेरी चीज़ें जो हो गई हैं वो ज़्यादा एक्सपेंड हो गई हैं। ठीक है, और वो काफ़ी बढ़िया हो गई हैं स्विच दबा के। ठीक है, तो जो स्विच ऑन करती है मेरी चीज़ें एक्सपेंड हो गई हैं या बढ़िया हो गया। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ? एक्टिवेशन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, कि जब भी न्यूरल नेटवर्क होता है वो सिंपल सिंपल चीज़ को एक लीनियरिटी में समझने की कोशिश करता रहता है। तो वो क्या करेगा ना, जब भी परफॉर्म करेगा सिंपल चीज़ पे अच्छा परफॉर्म करेगा, बट कॉम्प्लेक्स चीज़ पे नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो उस नॉन लीनियरिटी लाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि डिसाइड करता है कि न्यूरन को आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली एक्टिवेशन इज अ काइंड ऑफ अ मैथमेटिकल फंक्शंस। ठीक है, जो कि एक स्विच की तरह काम करते हैं, जो कि न्यूरन का आउटपुट डिसाइड करते हैं और नॉन लीनियरिटी लाते हैं। तो इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? इसके टाइप्स होते हैं रेलू, 10H, सिग्मोइड, सॉफ्टमैक्स। ठीक है, लीकी रेलू, जो कि रेलू का एक पार्ट है। तो ये सब होते हैं एक्टिवेशन फंक्शंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वाई इज रैली प्रेफर्ड ओवर सिग्मोइड। ठीक है, रैली को सिग्मोइड के ऊपर क्यों प्रेफर किया जाता है? तो मैं इसको कुछ ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। सिग्मोइड कंप्रेस करता है वैल्यूज को 0 और 1 के बीच में, जिससे ग्रेडियंट वैनिशिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, और जो रैल्यू होता है ना, वो क्या करता है, जितने भी नेगेटिव होते हैं ना, उनको वो 0 में कन्वर्ट कर देता है और खाली पॉजिटिव वैल्यू को रखता है। ठीक है, इससे क्या होता है ना, जो ट्रेनिंग होती है ना, काफ़ी ज़्यादा सिंपल और फास्ट हो जाती है। तो इसलिए हम रैलू का यूज़ करते हैं मेजरली आउटपुट लेयर्स में। ठीक है, तो लेमन एग्जांपल में समझाऊँ तो सिग्मोइड को आप एक समझते हैं कि एक पतला सा पाइप ले लो। ठीक है, उसके अंदर जो वाटर होगा ना, बड़ा धीरे धीरे जाएगा। बट वहीं पे जो रेलू हो गया वो एक नॉर्मल पाइप हो गया, जिसके अंदर पानी एकदम स्मूथली फ्लो करते हैं। ठीक है, तो सिग्मोइड वो क्या करते हैं, कंप्रेस कर देता है। वहाँ पे जितने भी 0 और 1 के बीच पे वैल्यू रहते हैं उसको कंप्रेस कर देता है, जिससे ग्रेडियंट वैनिशिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ग्रेडियंट डिसेंट। इसको आप समझ गए ना एक तरीके से, तो ये लगा लेना कि आप इंटरव्यूअर को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया इस टाइम। कि ग्रेडियंट डिसेंट एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। ठीक है, जो क्या करती है, वेट को ना एडजस्ट करती है स्टेप बाय स्टेप, ताकि जो एरर है वो आपका मिनिमाइज हो सके। तो हर स्टेप में नेगेटिव ग्रेडियंट एक डायरेक्शन में होता है, जैसे नीचे की तरफ मूव करना। ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, ग्रेडियंट डिसेंट। डिसेंट यानी क्या होता है, नीचे की तरफ मूव करना ना, तो ऐसे हो गया। इसको बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट, एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, व्हाट इज बैच ग्रेडियंट डिसेंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एंड बैच ग्रेडियंट डिसेंट। तो बैच ग्रेडियंट डिसेंट को आप इस तरीके से समझिए कि ये पूरे एक डेटा सेट पे एक ही बारी में प्रोसेस करता है। ये एक्यूरेट होता है बट स्लो होता है। ठीक है, अब जो SGD है, यानी कि स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है, वो क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप काम करता है, यानी कि एक एक करके काम करेगा आपका। बट जो मिनी बैच है, इसमें एक और होता है मिनी बैच, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और जिसको हम अच्छा भी मानते हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर मानते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो बैच बाय बैच चलता है, छोटे छोटे बैच बना लेता है, 10-10 के, 15-15 के बैच, इस तरीके से चलता है। ठीक है, एंड अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज़ मॉडल प्रूनिंग। तो मॉडल प्रूनिंग होती क्या है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक है। तो प्रूनिंग हमारे कब काम आता है, कि जैसे मान के चलिए आपके कोई एक LLM मॉडल है, वो काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स पे ट्रेन है एंड उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, एंड अभी आपको क्या करना है ना, उस मॉडल को छोटा करना है। तो आप क्या करोगे ना, कुछ जो नॉन इम्पोर्टेंट वेट्स होते हैं मॉडल के अंदर, न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो नॉन इम्पोर्टेंट वेट्स होते हैं, उसको आप बिल्कुल ही ना हटा दोगे। तो उसको हम बोलते हैं प्रूनिंग। प्रूनिंग में क्या होता है कि वो उसको जब हटाने के बाद एकदम जो साइज़ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा कर देता है, एंड जो आपका आउटपुट होता है ना, आपको उसके साथ भी ज़्यादा नहीं खेलना पड़ता, और वो ज़्यादा मतलब उसका प्रिसीजन भी ज़्यादा नहीं घटता है। तो इसको हम बोलते हैं मॉडल प्रूनिंग। ठीक है, तो एक होता है मॉडल क्वांटाइजेशन, एक होता है मॉडल प्रूनिंग।
क्वांटाइजेशन में हम कुछ क्वांटाइजेशन एल्गोरिदम्स में और मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो पैरामीटर्स हैं वो कम हो जाते हैं और हमारा मॉडल छोटा हो जाता है। और प्रूनिंग में क्या करते हैं हम, कुछ जो नॉन इम्पोर्टेंट वेट्स हैं उसको ही हटा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट क्या होता है? तो ओवरफिटिंग को अवॉइड करने के लिए एक टेक्निक है ड्रॉप आउट, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है ना कि हम रैंडमली कुछ न्यूरॉन्स को हटा देते हैं, ठीक है, या डीएक्टिवेट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है ना, ओवरफिटिंग स्टॉप हो सकती है, ठीक है। यानी कि वो खाली एक ही डेटा का आंसर नहीं देगा या किसी एक डेटा पे नहीं ट्रेंड होगा, इंस्टेड वो क्या करेगा कि मिक्स आंसर दे सकता है, ठीक है। ओवरफिटिंग यही तो होता है ना कि भाई वो एक डेटा पे कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड हो गया और दूसरे डेटा पे आंसर नहीं कर पाया, ठीक है। एक्सप्लेन ट्रांसफर लर्निंग। ट्रांसफर लर्निंग क्या होता है? तो एक मॉडल जो पहले से ट्रेंड है एक बड़ी डेटा सेट में, उसको यूज़ करके नए टास्क के लिए फाइन ट्यून करना, ठीक है, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा डेटा और टाइम की नीड नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफर लर्निंग, कि एक बड़ी मॉडल से, ठीक है, उसको यूज़ करके एक आप दूसरे मॉडल को फाइन ट्यून करते रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ना जो आपका जो नया मॉडल बनेगा वो ज़्यादा डेटा पर बनेगा और टाइम की नीड भी कम होगी, ठीक है। व्हाट आर एम्बेडिंग्स, ये ज़रूर आता है। एम्बेडिंग्स जैसे कि रैग में मैंने बताया काफ़ी पॉपुलर चीज़ है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि टेक्स्ट हो गया, सेंटेंस हो गया, वर्ड हो गया, उसको नंबर में कन्वर्ट करना है, वेक्टर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ एक सिमेंटिक मीनिंग प्रिजर्व रहता है। सिमेंटिक मीनिंग बोले तो कि भाई मैंने कैट और डॉग का एक एम्बेडिंग बना दिया, ठीक है। अब उसका जो सिमेंटिक मीनिंग क्या होगा कि कैट और डॉग एक एनिमल है ना, तो जो नंबर्स बनेंगे ना उनके बीच में कुछ एक सिमेंटिक मीनिंग प्रिजर्व रहेगा, जिसके कारण अगर मैं पूछूंगा ना व्हाट आर द टू एनिमल्स दैट आई डिस्क्राइब इन द स्टोरी, तो फिर वो क्या करेगा ना, कैट और डॉग को थोड़ा सा टारगेट करेगा क्योंकि उसके अंदर एक सिमेंटिक मीनिंग प्रिजर्व है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एम्बेडिंग। और इसको स्टोर करते हैं हम वेक्टर डीबी के अंदर, ठीक है। और एम्बेडिंग हम क्रिएट कर पाते हैं कुछ कुछ नए एम्बेडिंग मॉडल जैसे कि आए हैं, टेक्स्ट एम्बेडिंग लार्ज, टेक्स्ट एम्बेडिंग पैडा, जो कि जीपीटी प्रोवाइड करता है। तो ऐसे ही बहुत सारे ओपन सोर्स मॉडल भी है, यूए लार्ज, डीजी लार्ज, ठीक है, बट टू बैक। तो ये सब हमारे एम्बेडिंग्स के लिए काम आते हैं। एंड नाउ हम बात करते हैं व्हाट इज अटेंशन मैकेनिज्म इन ट्रांसफॉर्मर्स। तो अटेंशन मॉडल को अलाउ करता है कि इनपुट के इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। यही रीज़न है कि ट्रांसफॉर्मर लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट हैंडल कर पाता है। तो एक लेमन एग्जांपल मैं समझाता हूँ, द कैट सेट ऑन द मैट, ठीक है। ट्रांसलेशन में कैट का रिलेशन सेट और मैट से इम्पोर्टेंट है, लेकिन द उतना यूजफुल नहीं है। अटेंशन वही फोकस करता है जो ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरी क्या हुआ, यहाँ पे कैट ज़रूरी हुआ, तो कैट पे वो ज़्यादा फोकस करेगा, ठीक है। तो ये होता है अटेंशन मैकेनिज्म जो हमेशा ट्रांसफार्मर के अंदर होता है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर अच्छा बन पाता है। और ये जीपीटी वगैरह जितने भी हैं सब ये ट्रांसफार्मर पे ही बने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर गैन्स। तो गैन्स क्या होता है? गैन्स में दो नेटवर्क होते हैं, ठीक है। एक होता है जनरेटर, एक होता है डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर क्या करेगा, फेक डेटा बनाते रहेगा। डिस्क्रिमिनेटर क्या करेगा, उसको चेक करेगा और उसमें रियल या फेक के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करेगा। तो इनके पीछे कॉम्पिटिशन चलता रहता है। जब तक हमारा जनरेटर कुछ अच्छा नहीं बना देता तब तक डिस्क्रिमिनेटर क्या कर देगा, उसको हटाता रहेगा या फिर एक कॉम्पीट करता रहेगा उसके साथ। तो ये होता है गैन्स, ठीक है। ये कहाँ पे काम आता है, जहाँ पर हमें कुछ चीज़ जनरेट करनी है, ठीक है, वहाँ पे काम आता है हमारा गैन्स। एंड गैन्स का ही एक अपर वर्जन होता है जो होता है हमारे डिफ्यूजन मॉडल, जैसे कि स्टेबल डिफ्यूजन, फ्लक्स, नैनो बनाना, ये सब क्या है, ये डिफ्यूजन मॉडल्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि व्हाट आर डिफ्यूजन मॉडल्स। ये मॉडल क्या करते हैं कि पहले डेटा को ना धीरे धीरे नॉइज डालते हैं और फिर रिवर्स प्रोसेस सीखते हैं, और क्लीन डेटा बनाने के लिए ये ट्रिक यूज़ करके नए इमेजेस या वीडियो जनरेट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये पहले पहले ना धीरे धीरे नॉइज डालते हैं और फिर रिवर्स प्रोसेस में क्या करते हैं, जो क्लीन डेटा निकल के आता है ना खाली उसको रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है ना, जो आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर बनता है। ये इमेजेस और वीडियो जनरेशन के लिए काम आता है, जैसे कि सोरा हो गया, नैनो बनाना हो गया, ठीक है। ये सब आपका क्या है, ये डिफ्यूजन मॉडल। तो दोस्तों ये थे कुछ 2025 के एडवांस एआई/एमएल इंटरव्यू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मेन है, ये हमेशा ही पूछे जाते हैं मेजरली, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चन को रिपीट में एक बार पढ़ना है, समझना है, ठीक है, और अच्छे से एकदम ना माइंड में बिठा लेना है कि ये चीज़ें होती क्या हैं। एंड मैं गारंटीड कहता हूँ कि आपका इंटरव्यू गारंटीड क्लियर होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। और आगे वाली वीडियो के लिए मेरे को सब्सक्राइब करते रहिए। मैं गारंटीड कहता हूँ आपको ऐसा ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करूँगा कि आप एक एआई/एमएल डेवलपर प्रो लेवल वाले बन जाओगे।
ठीक है। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।